नमस्कार साथियों, स्वागत है पुनः आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में। इससे पहले वीडियो में हम देख रहे थे मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कार्य। मुद्रा के 4 महत्वपूर्ण कार्यों में से 3 की हमने चर्चा की। आज हम चौथे कार्य की चर्चा करेंगे, जो है मुद्रा का मूल्य के भंडार के रूप में काम करना। मनुष्य ने हमेशा धन की आवश्यकता महसूस की है। संकट के समय के लिए मनुष्य ने हमेशा अपने पास कुछ हिस्सा अपनी आमदनी का बचा के रखा है। मुद्रा के पास मूल्य का भंडार करने की उपयोगी गुण मौजूद है। चूँकि मुद्रा सभी संपत्तियों में सबसे ज़्यादा तरल परिसंपत्ति है, अर्थात उसको कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। कुछ भी वस्तु और सेवा खरीदने के लिए उसको देंगे तो उसको सामान्य रूप से हर व्यक्ति द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा। अतः यह सबसे सुविधाजनक रूप है जिसमें मूल्य को संग्रहित किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच सेतु का काम करता है। आज आपने पैसा बचाया और कल आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपके काम आएगा। तो इस तरीके से वो वर्तमान और भविष्य के बीच में पुल का काम करेगा, आपको भविष्य की समस्याओं से निजात दिला पाएगा। बेशक अन्य परिसंपत्तियाँ भी होती हैं जिनमें धन को संग्रह किया जा सकता है या स्टोर ऑफ वैल्यू किया जा सकता है, जैसे कि घर है, ज़मीन जायदाद है, मकान है, कारखाने हैं, बॉन्ड्स और शेयर्स होते हैं कंपनियों के, उसके रूप में भी धन को रखा जा सकता है। लेकिन वो क्या है, उतनी तरल परिसंपत्तियाँ नहीं होती हैं। अगर उनके बदले में आपको कोई सामान खरीदना है तो पहले इनको बेच करके आपको मुद्रा प्राप्त करनी होगी और फिर उस मुद्रा का उपयोग करते हुए दूसरे वस्तु और सेवाओं के लिए खर्च करके और वो वस्तु और सेवाएं आपको क्रय करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से वो अधिक तरल नहीं है। उनके बजाय मुद्रा ज़्यादा आसान और सुविधाजनक होती है धन संचय करने की स्थिति में। इसके अलावा भी मुद्रा के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा कुछ और कार्य किए जाते हैं जिनको हम मुद्रा के अन्य कार्य के रूप में यहाँ देखते हैं। वो चारों कार्य प्राथमिक कार्य हैं और ये सेकेंडरी कार्य कहे जाते हैं। इनमें देखते हैं मूल्य का स्थानांतरण या अंतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो मूल्य का स्थानांतरण का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई वस्तु है और उस वस्तु का आप दूसरे व्यक्ति को देंगे तो वो मूल्य को वहाँ उसके पास में हस्तांतरित कर देगी, यानी कि उसका स्वामित्व बदलते ही उसका मूल्य उस व्यक्ति के पास चले जाएगा। आजकल क्या होता है, जैसे चेक है, विनिमय बिल है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, डीडी जिनको हम बोलते हैं, उनका उपयोग मूल्य स्थानांतरण के लिए व्यापक तौर पर किया जा रहा है। ये सभी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मूल्य स्थानांतरित करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मुद्रा का कार्य भी इस मामले में सबसे आसान है। आप किसी को एक निश्चित अमाउंट या राशि मुद्रा के रूप में देते हैं तो वो उस राशि का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करेगा और उस राशि के साथ ही उसके पास जो है मूल्य जो है वो स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस तरीके से मुद्रा का जो है मूल्य हस्तांतरण करने के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। बड़ा आसानी से मूल्य का हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ तक, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से कर देती है। दूसरा कार्य देखें अपन, क्रेडिट क्रिएशन का आधार। तो हम इसी कक्षा में आगे देखेंगे कि किस प्रकार से कमर्शियल बैंक्स द्वारा साख का सृजन कार्य किया जाता है और जो भी साख सृजन या लोन बांटे जाते हैं जनता के बीच में या उन उद्योगपतियों को, उसका एक आधार होता है। यानी कि जो मुद्रा की जमा राशियाँ उनके पास होती हैं वो एक निश्चित प्रतिशत ही उसका निश्चित गुना ही वो लोन के रूप में लोगों को दे सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ मुद्रा का भंडार किसी बैंक के पास कितना है। जितना भंडार ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा लोन दे सकता है और जितना कम होगा उतना ही उसकी लोन देने की क्षमता कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन के लिए मुद्रा आधार के रूप में कार्य करती है। तीसरा है राष्ट्रीय आय का वितरण। तो राष्ट्रीय आय में जो महत्वपूर्ण साधन होते हैं, श्रम है, पूंजी है, इसके अलावा मकान मालिक है या रेंट वाला है, और उद्यमी या व्यवसायी है। तो उनको जो मजदूरी मिलती है या पूंजी को ब्याज मिलता है या फिर मकान मालिक को जो किराया मिलता है और उद्यमी को जो लाभ या मुनाफा मिलता है, उसका बंटवारा मुद्रा के रूप में करना आसान होता है और उसका निस्तारण भी मुद्रा के रूप में
सहूलियत से किया जा सकता है। और हम जीडीपी कैलकुलेशन में, बाकी सब गणनाओं में जब राष्ट्रीय आय की गणना लगाते हैं तो उसमें भी किस में व्यक्त किया जाता है, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मुद्रा राष्ट्रीय आय का गणना और उसके वितरण में कार्य को आसान बना देती है। उसके बाद हम देखते हैं उपयोगिता के अधिकतमकरण में मदद करता है। तो अर्थशास्त्र का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है, जहाँ उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करते हैं, तो उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है कि उसके पास जो आय होती है उसका उपयोग इस तरीके से करे कि उसको संतुष्टि को अधिकतम कर सके। और इसको करने की प्रक्रिया में वो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से अपनी आय को वितरित करता है, बांटता है कि विभिन्न वस्तुओं की अंतिम वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, जिसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, वो बराबर हो। और वो बराबर कैसे कर पाएगा, जबकि वो उसकी आय जो है राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सके। तो मुद्रा के रूप में खर्च करने से क्या होगा कि वो अलग अलग वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करने में सक्षम हो पाएगा। और सीमांत उपयोगिताएं बराबर होंगी तो उसकी कुल उपयोगिता या जो टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हेल्प करती है। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ निवेश के अवसर प्रदान करती है। तो यदि आपने अपना धन है या वेल्थ है उसको मुद्रा के रूप में रखा हुआ है, तो जब कभी भी अवसर आएंगे तो आप तुरंत उस मुद्रा को दे करके और आप सर्वोत्तम निवेश के अवसरों का फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना धन जो है ज़मीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी के रूप में रखा हुआ है, तो आप उन क्षणिक रूप से उपलब्ध होने वाले सर्वश्रेष्ठ निवेश अवसरों का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन ज़मीन जायदाद और जो स्थायी परिसंपत्तियाँ होती हैं उनको पहले मुद्रा में कन्वर्ट करना, उसमें समय लगता है और इस दौरान वो निवेश का अवसर हाथ से निकल जाता है। तो ये निवेश का अच्छा प्रदान करती है मुद्रा। सॉल्वेंसी की गारंटी या आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक। मान लीजिए इसमें है कि लोग देनदारियों के संबंध में अपनी दायित्व को पूरा करने में विफल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में बैंकों, व्यावसायिक फर्मों और व्यक्तिगत रूप से भी उसकी सॉल्वेंसी पर लोग संदेह करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया है या बैंक में आपका पैसा जमा है और वो आपको मांगने पे आपका पैसा वापस नहीं लौटा पा रहा है, तो उस स्थिति में लोगों को क्या लगता है कि ये बैंक फेल हो गया है, ये बैंक फ्लॉप हो गया है, ये बैंक अब डूब गया है। तो इससे क्या समस्याएं खड़ी हो जाती है, बैंक का सामान्य संचालन अवरुद्ध हो जाता है। लोग अपना पैसा और निकालने के लिए वहाँ दौड़ते हैं और वो लोगों का पैसा नहीं लौटा पाने की स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं बैंक और जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है वो निश्चित अमाउंट में मुद्रा अपने पास नगद रूप में रखती है और उस मुद्रा को ग्राहकों द्वारा मांगे जाने पर तत्काल रूप से उनको उपलब्ध करवा देती है। और उनके पास इस तरीके का भंडार होने की स्थिति में लोगों का उन पर विश्वास बना रहता है और उनके सामने इस तरीके की समस्याएं नहीं आती हैं कि लोग बहुत सारे वहाँ पे उनसे पैसा मांगने आते हैं और अपना जमा पैसा निकालने के लिए भीड़ या प्रयास करने लग जाते हैं। तो अविश्वास वित्तीय संस्थाओं के लिए घातक होता है अपने ग्राहकों का, और अगर विश्वास बना रहता है तो उनके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है और वो ज़्यादा मात्रा में पैसा लोन पर दे सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट विषय, इसका नेक्स्ट कार्य जो सेकेंडरी कार्यों में गिना जाता है, और वो है बचत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो मुद्रा क्या करती है, किसी व्यक्ति की आय को एकदम क्लियर कट बता देती है कि आपके आय इतने रुपए है, और उसके खर्चों को भी मुद्रा के रूप में वो अंदाज कर लेता है, और इन दोनों का जो अंतर होता है जिसको वो बचत करता है। तो मुद्रा के रूप में आपकी आय अगर आपको प्राप्त होती है तो उसमें से खर्चे निकालने के बाद जो बचता है उसको आप बचत कर सकते हैं। और अगर किसी के पास बचत होती है तो उसका उपयोग करके निवेश में यूज कर सकता है, और किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर निवेश होगा तो उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और उसकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी। तो इस प्रकार से मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होने से बचत और निवेश में वृद्धि होती है और जो राष्ट्र या देश की प्रगति को आगे बढ़ाती है। तो इस प्रकार से मुद्रा के 4 महत्वपूर्ण कार्य और ये बाकी 7 सेकेंडरी या द्वितीय कार्य हमने पढ़े हैं। इस प्रकार से मुद्रा के सभी कार्य ये समाप्त होते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुद्रा के महत्व और उसकी सीमाओं के बारे में।